वेलकम टू एनालिस्ट्स एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट, ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारा काफ़ी रिसर्च एआई टूल्स से आता है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है, इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। आज हम केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएसडीएम सेक्टर की एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी है। और इसके लिए हमारे पास कंपनी की हालिया रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है। बिल्कुल। इसकी कहानी में एक जबरदस्त विरोधाभास है, मतलब एक अजीब सा एक ट्विस्ट है। अच्छा, कैसा ट्विस्ट? एक तरफ तो ऐसे रॉकेट जैसी ग्रोथ है जो किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान खींचेगी, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। सही कहा। तो चलिए इस पहेली के दोनों पहलुओं को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? एग्जीक्यूटिव समरी? हाँ, देखिए संक्षिप्त में कहें तो काइनेस टेक्नोलॉजी भारत के बढ़ते हुए ईएसडीएम सेक्टर पर दांव लगाने का एक हाई बीटा तरीका है। एक मिनट, हाई बीटा को थोड़ा आम भाषा में समझाइए। आसान शब्दों में, ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद। ओके। जब मार्केट अच्छा करेगा तो ये स्टॉक ज्यादा तेजी से भागेगा, और जब गिरेगा तो गिरेगा भी उतनी ही तेजी से। गॉट इट। कंपनी में खुद को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से एक इंटीग्रेटेड ईएसडीएम प्लेयर में बदल लिया है, जो डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक सब कुछ करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत अच्छा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, डिजिटल टोल ब्रिज। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि भारत के जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेलवे का कवच सिस्टम हो, करेक्ट, घरों में लगने वाले स्मार्ट मीटर्स हों, या फिर चंद्रयान जैसा एरोस्पेस मिशन, उनकी सफलता की सड़क कहीं ना कहीं केन्स की फैक्ट्री से होकर जरूर गुजरती है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन हर टोल ब्रिज की एक कीमत होती है। अच्छा। और केन्स के केस में ये कीमत है बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल और हाल में सामने आई रिपोर्टिंग की कुछ बड़ी गलतियां। ओके, तो फाइनेंशियल हेल्थ की तस्वीर कैसी है? काफी मिलीजुली है। ग्रोथ देखें तो शानदार है। FY22 से FY25 के बीच रेवेन्यू में आप मानिए 61% CAGR की बढ़त हुई है। 61%? हाँ, और ईबिटा मार्जिन्स भी लगातार 15% के आसपास हैं, जो इस सेक्टर में काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन जरूर होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, और वो लेकिन बहुत बड़ा है, कैश फ्लो की समस्या। ओह। आपको जानकर हैरानी होगी कि FY25 में कंपनी ने 293 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया। ठीक है। लेकिन उसी साल उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, -82 करोड़। रुकिए, मतलब लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट कागज पर दिखाया, हाँ, लेकिन असल में कैश आने की जगह कंपनी की जेब से 82 करोड़ और बाहर चले गए। एग्जैक्टली। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये तो प्रॉफिटलेस प्रॉस्पेरिटी वाली बात हो गई। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वजह से वैल्यूएशन पर भी सवाल उठते होंगे। जरूर। कंपनी लगभग 75x PE पर ट्रेड कर रही है, जिसे हम स्कार्सिटी प्रीमियम कह सकते हैं। मतलब इस जैसी कंपनीज मार्केट में कम है, इसलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। सही। लेकिन हाल में आई गवर्नेंस की चिंताओं और सेबी के शो कॉज नोटिस के बाद स्टॉक अपनी ऊंचाई से 45% तक गिर भी चुका है। ठीक है, तो ये डिजिटल टोल ब्रिज मॉडल सुनने में तो काफी मजबूत लगता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कंपनी असल में करती क्या है, मतलब कौन-कौन से बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है? जरूर। देखिए, काइंस एक एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। इनके बिजनेस को हम 4-5 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा है इंडस्ट्रियल, ओके। जो कुल बिजनेस का लगभग 40% है। इसमें स्मार्ट मीटरिंग और IoT सॉल्यूशंस जैसी चीजें आती हैं। ठीक है। दूसरा है ऑटोमोटिव, जो करीब 30-32% है, और यहाँ इनका खास फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। मतलब ये इंडिया की ईवी रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सही कहा। इसके बाद आता है एरोस्पेस एंड डिफेंस, जो बिजनेस का 12% है। ये इनका प्रीमियम सेगमेंट है, जिसमें मार्जिन सबसे ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल। फिर रेलवेज है, जहां ये सरकार के एम्बिशियस कवच सेफ्टी सिस्टम का इंटीग्रेशन करते हैं। राइट। और आखिर में 2 भविष्य के ग्रोथ इंजन, सेमीकंडक्टर्स,
जिसमें ये OSAT OSAT। यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट का प्लांट लगा रहे हैं, और दूसरा है HDI PCBs। इन दोनों में कंपनी भारी केपेक्स कर रही है। तो ये जो आपने डिजिटल टोल ब्रिज वाली मजबूती की बात की, जिसे कंपेटिटिव मोट भी कहते हैं, ये आदि कहाँ से है? ये आती है स्विचिंग कॉस्ट से। स्विचिंग कॉस्ट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बार कोई बड़ी ऑटो कंपनी केन्स के साथ मिलकर अपनी गाड़ी के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिजाइन करवा लेती है। हाँ। तो उसके लिए सप्लायर बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? अगर कोई और सस्ता बनाकर दे तो? क्योंकि सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है। नए सप्लायर को वही क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस मैच करने के लिए रीसर्टिफिकेशन के पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। अच्छा। जिसमें 12 से 18 महीने तक लग सकते हैं। ओह वाह, इतना लंबा टाइम? हाँ, और कोई भी बड़ी कंपनी इतना बड़ा प्रोडक्शन रिस्क और देरी नहीं चाहेगी। एक बार आप केन्स के इकोसिस्टम में आ गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल और महंगा है। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये डिजिटल टोल ब्रिज मॉडल सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है। इससे तो मार्जिन भी अच्छे होने चाहिए और मुनाफे में भी दिखना चाहिए। क्या यही कहानी उनके फाइनेंशियल नंबर्स में भी नजर आती है? पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस कैसी रही है? परफॉर्मेंस के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। अच्छा। अगर हम सिर्फ FY22 से FY25 तक देखें तो रेवेन्यू 706 करोड़ रुपए से बढ़कर 2722 करोड़ रुपए हो गया। वाओ। ये 61% की CAGR है। 61%? हाँ, और EBITDA 94 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT? PAT तो और भी तेजी से बढ़ा है, 42 करोड़ रुपए से बढ़कर 293 करोड़। कितना CAGR हुआ ये? ये है 90% CAGR की जबरदस्त ग्रोथ। 90% CAGR? ये तो कमाल के नंबर्स हैं। आमतौर पर ऐसी ग्रोथ तो सिर्फ बहुत छोटी नई कंपनीज या स्टार्टअप्स में दिखती है। सही। लेकिन आपने ये भी बताया कि EBITDA मार्जिन 13% से बढ़कर सिर्फ 15% हुए। तो फिर प्रॉफिट में इतना बड़ा उछाल कैसे आया? सिर्फ सेल्स बढ़ने से तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कंपनी ने जानबूझकर अपना फोकस हाई मार्जिन वाले इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस सेगमेंट्स पर बढ़ाया है। ओके, अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। करेक्ट। और दूसरा, उन्होंने बहुत सी चीजें इन हाउस करनी शुरू कर दी हैं, जैसे टेस्ट फिक्सचर्स बनाना। इससे क्या फायदा हुआ? इससे बाहरी वेंडर्स पर उनकी निर्भरता कम हुई है, वैल्यू ऐड बढ़ा है और मार्जिन में थोड़ा सुधार हुआ है। रिपोर्ट्स में ROCE का भी जिक्र है। एक आम निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है और इस पर नजर रखना क्यों जरूरी है? ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सीधे शब्दों में कंपनी की एफिशिएंसी का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है। ये बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। तो जाहिर है, जितना ज्यादा ROCE उतना बेहतर। और केन्स का रिपोर्ट कार्ड इस मामले में क्या कहता है? यहीं पर एक छोटी सी चिंता की बात है। केन्स का ROCE FY22 में 24.4% था, जो कि काफी अच्छा है। हाँ, काफी अच्छा था, लेकिन FY25 में गिरकर 18.5% पर आ गया है। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टार स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े कम हो गए हों। बिल्कुल, इसका कारण है OSAT और PCB प्लांट्स में किया गया भारी कैपेक्स। मतलब पैसा तो लगा दिया है, पर उस पर रिटर्न आना अभी बाकी है। अच्छा। जब ये नए प्लांट पूरी क्षमता से चलने लगेंगे, तब ROCE में सुधार की उम्मीद है। यहाँ तक तो कहानी एक टिपिकल ग्रोथ कंपनी की लग रही थी। जबरदस्त सेल्स, बढ़ता प्रॉफिट, भविष्य के लिए बड़ा निवेश। हाँ, और साथ में थोड़ी कैश फ्लो और एफिशिएंसी की दिक्कतें। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आती है और कहानी में एक नाटकीय मोड़ आ जाता है। हाँ। उस एक रिपोर्ट ने गवर्नेंस पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि स्टॉक में भारी गिरावट आ गई। उस रिपोर्ट में 5 मुख्य चिंताएं थीं। 5, ओके। पहली चिंता थी गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर। केन्स ने इस क्रेमेको नाम की एक कंपनी का अधिग्रहण किया। ठीक है। और उसके बाद अपनी बैलेंस शीट में 180 करोड़ रुपए की टेक्निकल नो हाउ दिखाई। तो इस टेक्निकल नो हाउ को बैलेंस शीट में दिखाने का क्या मतलब हुआ? इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक पुराना घर खरीदा जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। ओके। लेकिन आप कहते हैं कि उस घर के अंदर एक पुरानी दुर्लभ पेंटिंग भी है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। हाँ। अब आप अपनी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ दिखा रहे हैं। अच्छा। आरोप यह है कि केन्स ने इस क्रेमेको को खरीदा और फिर उसकी तकनीकी को एक अलग कीमत देकर अपनी संपत्ति को कागज पर बड़ा दिखा दिया। जिससे उनका मुनाफा भी ज्यादा नजर आने लगा। समझ गए? ये तो पहली चिंता थी। बाकी 4 क्या थी? दूसरी और शायद सबसे गंभीर चिंता थी
रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का ना होना। ओह, कंपनी अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी ही एक सब्सिडरी के साथ हुए 180 करोड़ रुपए के परचेज को दिखाना भूल गई। भूल गई? इतनी बड़ी रकम? उन्होंने बाद में इसे इनएडवर्टेंट ओमिशन यानी अनजाने में हुई गलती बताया। लेकिन इतनी बड़ी रकम का भूल जाना निवेशकों के भरोसे को कमजोर करता है। बिल्कुल, अनजाने में हुई गलती सुनना आसान है, पर 180 करोड़ रुपए की रकम छोटी नहीं होती है। या तीसरी चिंता थी कंटिंजेंट लायबिलिटीज में अचानक उछाल। बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी बढ़कर 520 करोड़ पहुंच गए। ये कितना है उनके नेटवर्थ का? ये उनकी कुल नेटवर्थ का 18% है। ओके। चौथी चिंता थी हाई बोरोइंग कॉस्ट, जो लगभग 18% थी और असामान्य रूप से ज्यादा लग रही थी। और पांचवा सवाल था कि जिस इस्क्रिमेको कंपनी को 43 करोड़ में खरीदा गया, उसने सिर्फ 6 महीने में 49 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कमा लिया? ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात थी। एक के बाद एक कई रेड फ्लैग्स, और फिर सेबी का नोटिस भी आया था। वो किस बारे में था? हाँ, मार्च 2025 में सेबी ने कंपनी के एमडी रमेश खुनीगानन को एक शो कॉज नोटिस भेजा। ओके। ये मामला इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों से जुड़ा था, जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स के स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस (SSD) को ठीक से मेंटेन ना करने का आरोप था। अच्छा। ये मामला अभी भी चल रहा है और इसने गवर्नेंस पर चिंताओं को और भी गहरा कर दिया है। चलिए अब उस नेगेटिव कैश फ्लो वाली बात पर वापस आते हैं, जिसने मुझे शुरू में चौंका दिया था। प्रॉफिट 293 करोड़ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो -82 करोड़। इस जादू के पीछे का तर्क क्या है? पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है एक्सटेंडेड रिसीवेबल्स। मतलब माल बेच दिया पर पैसा नहीं मिला? बिल्कुल, पैसा अभी तक हाथ में नहीं आया है। ऐसा खासकर स्मार्ट मीटरिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हो रहा है, जहां पेमेंट साइकिल बहुत लंबा होता है। एग्जैक्टली। लगभग 326 करोड़ रुपए नॉन करंट रिसीवेबल्स में फंसे हुए हैं। मतलब ये पैसा जल्दी नहीं मिलने वाला। तो क्या ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट में देरी एक इंडस्ट्री वाइड समस्या है, या ये कैंसाइन के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत है? ये समस्या इंडस्ट्री में तो है, लेकिन केन्स के लिए ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि उनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इसी सेगमेंट से आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अच्छा। ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से बचने के लिए और भविष्य के बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कंपनी ने भारी मात्रा में कच्चा माल और कंपोनेंट्स जमा कर रखे हैं। मतलब पैसा या तो ग्राहकों के पास फंसा है या फिर गोदाम में पड़े सामान में। बिल्कुल। इसी वजह से कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल डेज 132 दिन पर पहुंच गए हैं। जबकि उनका टारगेट कितना है? उनका खुद का टारगेट 90 दिन से कम का है। ओह। मैनेजमेंट लगातार कह रहा है कि वे इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी तक के आंकड़े उनके दावों का समर्थन नहीं करते। तो इन सब के बाद एक निवेशक क्या सोचे? एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ और 8,000 करोड़ से ज्यादा की मजबूत ऑर्डर बुक है। हाँ, जो अगले 2 साल की विजिबिलिटी देती है। राइट। और दूसरी तरफ गवर्नेंस, कैश फ्लो और कर्ज को लेकर गंभीर रेड फ्लैग्स है। मार्केट इसको अभी कैसे देख रहा है? स्टॉक महंगा है या सस्ता? जैसा कि हमने पहले बात की, अभी भी ये 75x के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, ये अपने दूसरे साथी कंपनीज जैसे सरमा SGS या एवलॉन टेक से काफी ज्यादा महंगा है। निवेशक इसके हाई मार्जिन प्रोफाइल, डाइवर्सिफाइड बिजनेस और भविष्य की ग्रोथ क्षमता को प्रीमियम दे रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि ये गवर्नेंस और कैश फ्लो की समस्याएं टेम्पररी हैं। शायद, हाँ। तो आगे क्या देखना चाहिए? कौन से वो ट्रिगर्स या इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहला, क्या इनकी नई OSAT फैसिलिटी दिसंबर 2025 तक चालू हो जाती है? ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी। दूसरा और सबसे जरूरी, क्या वर्किंग कैपिटल 132 दिनों से घटकर 90 दिनों के नीचे आता है? ये मैनेजमेंट की काबिलियत का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। करेक्ट। तीसरा, ऑर्डर बुक की ग्रोथ कैसी रहती है? और चौथा, सेबी मामले का निपटारा। जब तक रेगुलेटरी मामले पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक एक बड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़कर आखिर में तस्वीर क्या बनती है? इसका कुल मतलब क्या निकालें? देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी एक फंडामेंटली बहुत मजबूत बिजनेस है जो बिल्कुल सही सेक्टर में है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य उज्जवल है और केन्स इसका एक बड़ा खिलाड़ी है। कंपनी की टेक्निकल क्षमता और मार्जिन प्रोफाइल बेहतरीन है। लेकिन गवर्नेंस की कमियां, कैश फ्लो की गंभीर समस्याएं और बहुत महंगा वैल्यूएशन इसे एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा बनाते हैं। तो हमारे सोर्सेस का निष्कर्ष ये है कि ये होल्ड फॉर ग्रोथ
बाय ऑन गवर्नेंस क्लैरिटी वाली स्थिति है। हाँ, मतलब अगर आपके पास ये स्टॉक है तो ग्रोथ की कहानी पर बने रहें, लेकिन नई खरीदारी तभी करें जब गवर्नेंस पर भरोसा बहाल हो जाए। बिल्कुल। एक आखिरी विचार ये है कि अगले 6 से 12 महीने कैनान्स के लिए निर्णायक होंगे। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि कंपनी ऑपरेशनली ग्रो कर सकती है या नहीं, वो कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे। असली सवाल ये है कि क्या कंपनी का मैनेजमेंट अपने गवर्नेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल्स को अपनी ग्रोथ की रफ्तार से मैच कर सकता है या नहीं। मतलब एक तेज रफ्तार कार चलाना एक बात है और उसे सही तरीके से कंट्रोल में रखना बिल्कुल दूसरी। एग्जैक्टली। यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट।